हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू खूंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग साइंस की क्लास में लगभग 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आपको इन क्वेश्चंस को करना है, इनसे रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को नोट करना है, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग हमारी एकेडमी में सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून और फौज में GD, NA, टेक्निकल, ट्रेडमैन, NDA इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये जो नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पर, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइंस की क्लास होगी बेटा, इसमें MCQ बेस्ड होंगे क्वेश्चंस कैसे होंगे बेटा, इसमें MCQ बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सैप्रोफाइट्स। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है या सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है? दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस, हम कह सकते हैं, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ऐसे जीव या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो फंगी होती है, मशरूम देखा है, ठीक है। मशरूम वो क्या है, अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करती है। वो है क्या? वो एक प्रकार की फंगी है। क्या बेटा? फंगी। तो आंसर इसका क्या आएगा? फंगी। इसका आंसर होगा बेटा फंगी, यानी ए इज द राइट आंसर। इसका ए आंसर सही होगा, अल्फा। किन किन बच्चों का किया वैसे? ठीक है। अच्छा, इस तरह इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब देखो, अगर फंगी की बात करें तो इसकी स्टडी पूछी जाती है। स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? स्टडी, मतलब फंगी की स्टडी क्या कहलाती है? कौन बताएगा? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? माइकोलॉजी। और एल्गी की स्टडी क्या कहलाती है बेटा? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या कहलाती है बेटा? फाइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइकेन है, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की? एल्गी और फंगी के बीच की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी एंड फंगी, एल्गी और फंगी के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या है बेटा? उसे कहते हैं लाइकेन। ये क्या है बेटा? लाइकेन। और लाइकेन जो होता है ना, वो सूचक होता है। किसका सूचक होता है? इंडिकेटर्स होता है एयर पॉल्यूशन का। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का प्राइमरी इंडिकेटर्स क्या है? मतलब जब ज्यादा मात्रा में हमारे एनवायरमेंट में एयर पॉल्यूशन होगा तो लाइकेन्स खत्म होने लगेंगे, मरने लगेंगे। तो ये क्या था? प्राइमरी इंडिकेटर्स है। क्या बेटा? प्राइमरी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब जानते हो? जो इंडिकेट करे किसी चीज को, ठीक है। और लाइकेन से हम क्या प्राप्त करते हैं? लाइकेन से हम लिटमस पेपर प्राप्त करते हैं। क्या बेटा? लिटमस पेपर। लाइकेन से क्या निकालते हैं? लिटमस पेपर निकाला जाता है, जो एसिड और बेस के नेचर को बताता है। किसको बताता है बेटा? एसिड और बेस के नेचर को बताता है। तो बताओ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इसका आंसर राइट क्या आएगा? फंगी। अच्छा, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी, एल्गी को स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, लाइकेन क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंगी, लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन क्या है? ये प्राइमरी इंडिकेटर्स होता है किसका? एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। सेप्रोफिटिक।
इतनी बातें समझ आई। अच्छा, जो ऑटोट्रोफिक होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें प्लांट्स खुद अपना भोजन बना लेते हैं। हेटरोट्रोफिक दूसरे पर निर्भर होते हैं। गुड, ठीक है, चलो इतनी बातें समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इसका आंसर करिए। इसका आंसर वैभव बताएगा। द डिसीज कॉज बाई प्रोटोजोआ इज, वैभव से पूछा मैंने। ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, टाइफॉइड, मलेरिया, डेल्टा। अच्छा ये देखो, जो ट्यूबरक्लोसिस जस्ट अभी मैंने बेटा आप क्लास में बताया था आपको, ट्यूबरक्लोसिस ये टीबी है। ये किससे होती है? ये बैक्टीरिया से होती है बेटा। किसके? बैक्टीरिया से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किस बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम बात नहीं, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है बेटा। पोलियो ये वायरस से होती है। किससे होती है? वायरस से होती है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और कौन सा? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला में सब सिंगल एल आएगी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है बेटा। मलेरिया किससे होती है? प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। किससे थ्रू? प्रोटोजोआ के थ्रू। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। किससे? प्लाज्मोडियम के थ्रू। अच्छा, ये जो मलेरिया रोग है, ध्यान से समझना, ये जो मलेरिया रोग है ह्यूमन बॉडी के आरबीसी को, यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है बेटा? आरबीसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, उसको अफेक्ट करता है। अच्छा, मलेरिया का वेक्टर क्या है? वाहक क्या है? वेक्टर ऑफ मलेरियल डिसीज। वेक्टर क्या होता है? जो बीमारी फैलाने में हेल्प करता है। जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, फिर जाकर के किसको काटेगा? एक हेल्दी पर्सन को काटेगा। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिसीज फैलेगी, यही तो होता है ना। तो बताइए, मलेरिया को फैलाने का काम किसका है? मादा एनाफिलीज, फीमेल मॉस्किटो है ये, ठीक है। तो मॉस्किटोज है और उस मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज ये मॉस्किटो क्या करता है? मलेरिया का वेक्टर है, ठीक है। इतनी बातें समझ आई। मलेरिया की दवाई निकालते हैं सिनकोना एक प्लांट होता है, सिनकोना से निकालते हैं, ठीक है। सिनकोना के बार्क जो होती है, ऊपर की जो वो होती है, मतलब बार्क होती है, बार्क ऑफ सिनकोना, ठीक है। एक सिनकोना का प्लांट होता है, उसे कुनैन बोलते हैं। सिनकोना के बार्क से निकाली जाती है, जैसे पौधे के ऊपर एक छाल आ जाती है, बार्क आ जाती है, उस बार्क से निकालते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं बार्क ऑफ सिनकोना, ठीक है। मलेरिया के कुनैन पौधा है। आपने नीम का पौधा देख रखा है? नीम का पौधा देखा है? उसके ऊपर एक छाल होती है, आपने कभी फुंसी हो जाए ना तो उस पर लगा लेते हैं, उसी तरीके से उसकी वो बार्क होती है। हाँ, वो जो ऊपर होती है, लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में कौन पाया जाता है? आयरन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस। सी, आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है, साइनिंग नेचर का होता है ये। हाँ, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन। जल्दी से इसका आंसर करो। अरे ब्रोमीन, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेज में कौन पाया जाएगा? ब्रोमीन। और ये कैसे? ये एक नॉन मेटल है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाए, विच नॉन मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो आंसर क्या आएगा? ब्रोमीन। और आयोडीन कैसी होती है? साइनिंग नेचर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होगा तो कौन सी गैस निकलेगी? अच्छा चलो मैग्नीशियम रिएक्ट कराते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन हम Mg का मतलब मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही ना, यानी HCl से कराते हैं। तो बेटा ये बना लेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस में गैस कौन सी निकलेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इधर क्लोरीन के दो है तो इधर भी दो लगाना पड़ेगा हमें। अब ठीक है, क्लोरीन दो है, इधर क्लोरीन के दो हो गए,
और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। तो कोई भी मेटल, जब कभी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एक तो उस मेटल का ऑक्साइड बना, सॉरी सॉल्ट बना, मतलब सॉल्ट बन जाता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और प्लस गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसमें आंसर क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी सी इसका सही आंसर है। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम ना कलर चेंज करने, अच्छा दिख रहा है ये, चलो नेक्स्ट, विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब जिसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जैसे कि नेचुरल गैस। कौन सी बेटा, नेचुरल गैस। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या है ये, मीथेन है। ठीक है, अच्छा विंड एनर्जी, जो हवा के द्वारा एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जितनी सारी हैं ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, नेचुरल गैसेस। ठीक है बेटा, इसी को हम बायोगैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बर्निंग कोल इन अ क्लोज रूम विल प्रोड्यूस। जब कभी हम किसी बंद कमरे के अंदर, जहां पर ऑक्सीजन ना जा रही हो, सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, वहां पर अगर हम कोल को जलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है ना। और अगर किसी बंद कमरे में अगर किसी बंद कमरे में अंगीठी जला के सो जाया जाए ना, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होती है, तो ये इससे डेथ भी हो सकती है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट को रोक देती है। ठीक है, सॉरी, हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन बाइंड अप होती है उसके ऑक्सीजन के कांटेक्ट को रोक देती है। तो इसका आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आएगा बेटा इसका, सी। चलो सी फॉर 1 मिनट, हाँ 1 मिनट प्लीज। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पौधों को कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी पौधों को काटना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन क्या होगा, पौधों को लगाना। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बताइए, डिफॉरेस्टेशन कैन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। सही है, क्यों, क्योंकि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि अपना भोजन बनाते हैं ना, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं। अब सोचो अगर पौधे नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये गर्म होती है, हमारे जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही कह रहा है। दूसरा देख लेते हैं, लिखा है इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। प्लांट्स, अगर बताइए प्लांट ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो अगर पौधों को काट देंगे ज्यादा मात्रा में तो इम्बैलेंस हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो दोनों बातें सही है। इंक्रीज इन रेनफॉल, क्या उससे जब पौधे काटोगे तो रेनफॉल मतलब बारिश ज्यादा होगी, नहीं, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो मानसून भी लाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही है, ए और बी, सी सही नहीं है। तो इसका डी इसका आंसर क्या आएगा, डी फॉर डेनमार्क। डेल्टा इसका सही है बोथ, क्योंकि टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल भी जो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डी।
डी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का डी आया हुआ है? वैभव आपका, शुभम आपका नहीं आया, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ध्यान दो इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस? अच्छा, रॉ मटेरियल मैंने लिखाए थे आपको फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या क्या होते हैं? पानी चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में, तो क्लोरोफिल, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल किसको ट्रैप कर लेता है? अरे लाइट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और क्या चाहिए? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, देन और क्या चाहिए? क्लोरोफिल तो इसमें होता ही है ग्रीन प्लांट्स में, इसके बाद में सनलाइट। तो ये सारी चीजें नेसेसरी होती हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। गैस कौन सी चाहिए भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। बनाते क्या है? फूड बनाते हैं, किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, है ना, C6H12O6। ये एक्चुअली स्टार्च का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? स्टार्च का फॉर्म है, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं। और गैस कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, किसमें? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड। मतलब वो सब्सटेंस बताइए, वो केमिकल बताइए जो इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है ना। प्यूबर्टी हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, या फिर एडोलसेंस। देखिए हार्मोन्स होते हैं जो, देखिए जो ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना बेटा, वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। कैसे होती हैं? ये कैसे होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। और ये क्या निकालती हैं बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? हार्मोन। क्या आएगा? हार्मोन, ठीक है बेटा। आंसर क्या आएगा बेटा इसका? हार्मोन, यानी कि बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर अर्थक्यूक? अर्थक्यूक मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? सिस्मोग्राफ। किसका यूज करते हैं बेटा? सिस्मोग्राफ। और इंटेंसिटी किस पे मापते हैं? रिएक्टर स्केल पे। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्यूक इज मेजर्ड इन विच स्केल? रिएक्टर स्केल। और इंस्ट्रूमेंट्स बेटा बात नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स मापने के लिए किसका यूज करते हैं? सिस्मोग्राफ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थक्यूक मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्यूक? सिस्मोग्राफ। नोट करेंगे, ये पॉइंट मेंशन कर ले अपनी कॉपी में, 100% एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा। और एक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पूछा गया था। हाँ बेटा, आपने भी सिस्मोग्राफ किया है, गुड। कितने बच्चों ने सिस्मोग्राफ लगा रखा है? शाबाश। आपका नहीं आ रहा बेटा, क्या नाम आपका? हर्ष। सिस्मोग्राफ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष बेटा सुनो। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज। ह्यूमन कितने मतलब कितने रेंज तक के साउंड को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की, लेस देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20 देखो ना 20,000 लिखा हुआ है, 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज। इसका अल्फा होगा, क्योंकि ह्यूमन रेंज जो होती है ना, ह्यूमन किस रेंज तक सुन सकता है? हियरिंग रेंज जो ह्यूमन की होती है बेटा, वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इसका आंसर क्या आएगा? अल्फा। क्या आएगा बेटा? अल्फा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको नोट करके रखिएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। जो साउंड की लाउडनेस होती है उसको किससे मेजर करते हैं? पिच के द्वारा, फ्रीक्वेंसी के द्वारा, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड। क्या होगा बेटा इसका? एम्पलीट्यूड। तो जो लाउडनेस होती है साउंड की उसको किससे मेजर करते हैं बेटा? हम करते हैं इसको, मतलब ये जो होती है लाउडनेस, कौन कितनी तेज बोल रहा है, वो एम्पलीट्यूड से मेजर कर, मतलब एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ सेल इज।
कौन कंट्रोल करता है? हु इज द ब्रेन ऑफ सेल? अरे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। कौन कंट्रोल करता है बेटा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसका आंसर, राइट आंसर होगा न्यूक्लियस। अल्फा इज द राइट आंसर। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी किसने की थी? बात नहीं वैभव, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल। इट इज अ हेरिडिटी मटेरियल। ये ठीक है न्यूक्लियस। हाँ क्या बोल रहे हो? न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी फ्यूजन इज ऑब्जर्व इन। बाइनरी फ्यूजन किसमें पाया? देखिए बाइनरी फ्यूजन ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल, कौन सा? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल। और देखो जिस नाम से पता, बाई का मतलब दो, तो ये किसमें पाया था? अमीबा में। बाइनरी फ्यूजन अमीबा। अमीबा जो रिप्रोडक्शन करता है या जो रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप रिप्रोडक्शन होता है, उसमें बाइनरी फ्यूजन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। इसमें होता है जैसे अमीबा है ना, अमीबा ही अपने बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर लेता है। ऐसे दो भागों में डिवाइड कर लेता है, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, है ना? तो दो, है ना? तो इसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो अमीबा किस मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फ्यूजन। तो इसका आंसर आएगा अमीबा। हाइड्रा में कैसे होता है बेटा? हाइड्रा में बडिंग होता है। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग। ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? सेक्सुअल, क्योंकि ये बाई पैरेंटल, इसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें अच्छा हाइड्रा और ईस्ट दोनों में बडिंग होता है, ये याद रखिए। ईस्ट में पूछा गया है, ईस्ट में कैसे होता है? बडिंग के थ्रू होता है। और ह्यूमन बींग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से करिएगा। द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच गैस एक्सचेंज अकर्स आर कॉल्ड। ऐसे छोटे छोटे टिनी पोर्स जो लीव्स की सरफेस पे पाए जाते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, वो क्या हैं? स्टोमाटा, गार्ड सेल्स, फूड होल्स, गैस होल्स। अरे नहीं, उसे बोलते हैं स्टोमाटा। जैसे लीफ है, ये ध्यान दो, ये लीफ है ना, ये लीफ है, इस तरीके की लीफ होती है, ठीक, लीफ है, ठीक है। तो लीफ पर छोटे छोटे पोर्स ऐसे पाए जाते हैं, बट हमें दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं। इसे बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? और ये जो स्टोमाटा होते हैं ना, गार्ड सेल से ढके हुए होते हैं, यानी गार्ड सेल से प्रोटेक्ट, मतलब गार्ड सेल इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्टोमाटा। और ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोगों के? साहिल, साहिल जल्दी से बताओ। 14। साहिल कितने? वैभव 14। एक कौन सा गलत हो गया? 13। चलो ठीक है। तो आज की ये क्लास आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस तरीके के आप और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसमें आने वाली नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके 5th, 6th, 7th और 8th। 5th से 8th तक जितने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके इस सीरीज में, ठीक है, लाए जाएंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लोग प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।